बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उस दिन हमने स्वतंत्रता की किरण प्राप्त करी। यानी हमारे को एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम अपने भाग्य के विधाता बने, हम अपनी इच्छा से अब कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें बहुत सी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी हम कहीं जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, यानी हमें एक स्वतंत्र भारत के अंदर एक स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार मिल गया। इससे पहले हम अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उनके गुलाम थे, परतंत्र थे, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते थे, देश के लिए अपने अनुसार निर्णय नहीं ले सकते थे, उनके अधीन रहकर हमें कार्य करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो चुके थे हमेशा के लिए। साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि भारत के नवनिर्माण की आवश्यकता थी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान भारत के सामने काफ़ी विकट समस्याएं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश के तत्कालीन तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब देश की राजधानी नई दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से जब देश को उन्होंने संबोधित किया तो उनके सामने काफ़ी विकट समस्याएं थी और उन्हीं समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक था। तो ध्यान रखिएगा, उस समय भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, आर्थिक हालात काफ़ी खराब थे। ऐसी दशा में नवनिर्माण की आवश्यकता थी और भारत में आर्थिक नियोजन की अत्यंत आवश्यकता थी ताकि भारत में सर्वजन कल्याण हो सके। आगे बात करते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है। देखिए बच्चों, इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आर्थिक नियोजन यानी आर्थिक आधार पर लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं उन्हें हम आर्थिक नियोजन या आयोजना कहते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन एक संगठित प्रयास होता है जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान हम सुनिश्चित सुपरिभाषित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने आर्थिक साधनों का पूर्ण प्रयोग करते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही आर्थिक नियोजन या आयोजना कहते हैं। आर्थिक नियोजन एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी तकनीक होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से हम अपने वांछित जो लक्ष्य हमने रखे हैं, उद्देश्य उनको पूरा किया जा सकता है। यानी एक प्रकार का ये साधन के रूप में कार्य आती है। अतः आर्थिक नियोजन को अगर हम बात करें तो आवश्यक रूप से ये आर्थिक और सामाजिक अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित व उद्योग करने के काम आती है। यानी कुल मिला के बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से देश में आर्थिक उत्थान, कल्याण और विकास करने के लिए देश के जो वांछित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक प्रकार की तकनीक होती है, आर्थिक तकनीक होती है जिसके माध्यम से देश के जो भी वांछित लक्ष्य उनको पूरा किया जा सकता है। आगे बात करते हैं नियोजन की आवश्यकता क्यों बढ़ी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम करीब 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। ऐसी दशा में हमने परतंत्र की जिंदगी जी, हमारे ऊपर उनका शासन चला, उन्होंने अपनी मनमर्जी करी, हमारे व्यापार, उद्योग धंधे, हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह के जीवन पे अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। फाइनली हमने एक लंबा संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम किया और हम आज़ाद हुए। आज़ादी के उपरांत जब हमने देखा तो हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे सामने काफ़ी महत्वपूर्ण समस्याएं थी, चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमें अब धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर करना जरूरी था और साथ ही एक अच्छे निर्णय की आवश्यकता थी। इसलिए आर्थिक नियोजन करना पड़ा, प्लानिंग करना पड़ा। देखिए मैं इसी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, गर्त की ओर अर्थव्यवस्था थी। इसलिए अर्थव्यवस्था को उठाना अत्यंत आवश्यकता था। उस समय अगर हम बात करें तो उस समय भारत के उद्योग धंधे का पतन हो चुका था और कुछ उद्योग धंधे ही का एक्टिव थे, सक्रिय हालात पे थे। बाकी कुटीर लघु उद्योग की हालत ख़राब थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, हमारे यहाँ कच्चे माल विदेशों में जाने की वजह से, उनका निर्मित माल हमारे यहाँ महंगे दामों में बेचने से कई तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए नए उद्योगों को उत्थान करने के लिए हमारे पास समस्याएं थी, कोई प्रेरणा का अभाव था, साथ ही अर्थव्यवस्था में एक जड़ता की स्थिति थी। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार देश का उत्थान करना होगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर देश को मजबूत करना अत्यंत आवश्यकता था। इसलिए स्वतंत्रता की पूर्व में भी ऐसी बात नहीं है कि आर्थिक नियोजन हमने नहीं किया। आज़ादी से पहले भी भारत में आर्थिक नियोजन का दौर शुरू हुआ, लेकिन ये सैद्धांतिक आधार पे हुआ था। बच्चों किस आधार पे हुआ था? सैद्धांतिक आधार पे। अच्छा, इसे सैद्धांतिक आधार पे क्यों कहते हैं? क्योंकि समय समय पे बहुत से अर्थशास्त्रियों ने, राजनेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे और उन्होंने अपनी अपनी तरह से आर्थिक नियोजन की योजना बनाई। इस तरह से लेकिन वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई
उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन आज़ादी से पहले या ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। यानी देश का उत्थान, कल्याण और विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रेरणा हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों की वजह से, ब्रिटिश शासन के अधीन होने की वजह से वो योजनाएं तय समय पर लागू नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर हम कहें तो आर्थिक नियोजन का हमारे देश में सैद्धांतिक आधार पर शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, सैद्धांतिक आधार पर शुरुआत कैसे हुई? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1934 से मानी जाती है। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 1934 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम है मोक्ष गुंडक विश्वेश्वरैया, ये कर्नाटक यानी मैसूर के दीवान रह चुके हैं, एक अच्छे अर्थशास्त्री रह चुके हैं, साथ ही इंजीनियर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इनके बर्थडे के दिन यानी 15 सितंबर के दिन इंजीनियरिंग डे भी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभियंता दिवस भी बनाया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। इस बुक में उन्होंने देश के आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए एक दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता बताया और इसके लिए उन्होंने एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत करी थी। इसलिए भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करी वो एम विश्वेश्वरैया ने करी थी। तो बच्चों किसने करी थी? एम विश्वेश्वरैया ने की थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करें, जब इन्होंने आर्थिक नियोजन के लिए प्रयास किया तो उसके बाद 1938 में कांग्रेस का हीरापुर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यानी 1934 में सबसे पहले बात हुई, उसके बाद 1938 का समय है, 1938 में कांग्रेस प्लान आया। इसी को कांग्रेस प्लान भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस प्लान यानी कांग्रेस योजना कब आई थी, तो कांग्रेस प्लान 1938 में आया था। उसके बाद 1944 में बॉम्बे के 8 प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने एक टेबल पर मिलकर, ध्यान रखिए, इसको एक टेबल पे भी बोलते हैं, राउंड टेबल पे डिस्कशन हुआ था, बाकी इसे बॉम्बे योजना भी कहते हैं। बॉम्बे योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉम्बे के प्रसिद्ध 8 उद्योगपतियों ने मिलकर अदृश्य दलाल के नेतृत्व में सामूहिक रूप में देश के उत्थान और कल्याण और विकास करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करी थी। ध्यान रखिएगा, एक योजना प्रस्तुत करी थी जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसे शॉर्ट में बॉम्बे प्लान कहते हैं, साथ ही से टाटा बिरला मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ तो मैं आपको बताऊं, उसके बाद गांधीवादी योजना है 1944 में, और उसके बाद जन योजना है 1945 में, और फिर सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। तो इस तरह से हम कहें तो भारत में आर्थिक नियोजन 1947 से पहले ही हो चुका था, यानी आज़ादी से पहले भी हो चुका था। अब मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1934। देखिए 1934 में मैसूर यानी कर्नाटक के दीवान और महान अर्थशास्त्री एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश के आर्थिक कल्याण और विकास के लिए एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत करी थी। ध्यान रखिएगा, इसलिए भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन पे पक्ष रखने वाला व्यक्ति था या विचार रखने वाला व्यक्ति था, वो एम विश्वेश्वरैया था। इसलिए भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1938 में आई कांग्रेस योजना। ध्यान रखिएगा, इसे कांग्रेस योजना कहते हैं। 1938 में कांग्रेस योजना क्यों आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। इसलिए इसे कांग्रेस प्लान कहा जाता है, जिसमें आर्थिक नियोजन के बारे में काम करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। आगे अगर हम बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया। इसे बॉम्बे प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉम्बे के प्रसिद्ध 8 उद्योगपतियों ने मिलकर इसको तैयार किया था, इसलिए बॉम्बे प्लान कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? बॉम्बे को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, और बॉम्बे प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री के टॉप बिजनेसमैनों ने मिलकर देश के उत्थान और कल्याण करने के लिए सामूहिक रूप पर एक मंच पर वो तैयार हुई है, इसलिए इसे शॉर्ट में बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसमें 8 उद्योगपति थे, जैसे अदृश्य दलाल, श्रीजीओ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, कस्तूरीबाई पटेल, घनश्याम दास बिरला, ऐसे बहुत से लगभग करीब 8 उद्योगपति थे। ध्यान रखिएगा, अदृश्य दलाल के नेतृत्व में इस दल का गठन हुआ था। इसलिए कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉम्बे प्लान का जो गठन किया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अदृश्य दलाल के नेतृत्व में हुआ था। इसमें 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 10,000 करोड़ की एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत करी थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को तिगुना, राष्ट्रीय आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1944 में साम्यवादी विचारक और भारतीय श्रम संघ के अध्यक्ष यानी श्रमिक नेता एम.एन. राय, ध्यान रखिएगा, मानवेंद्र नाथ राय, ध्यान रखिएगा, एम.एन. राव के द्वारा एक 10 वर्षीय 15,000 करोड़ की योजना प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1945 में बात करें तो गांधीवादी विचारक आए, श्रीमन नारायण अग्रवाल या श्रीमन नारायण मित्तल के द्वारा 350 करोड़ की एक गांधी योजना प्रस्तुत करी गई। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत हुई वो सैद्धांतिक आधार पे हुई। ध्यान रखिएगा, कौन से आधार पे हुई? सैद्धांतिक आधार पे हुई, यानी समय समय पर बहुत से विचारकों ने अपने पक्ष रखे,
अपनी तरफ से नीतियां रखी। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई बच्चों वो 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा हुई, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि आप इसे याद कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1938 में कांग्रेस प्लान आया, ध्यान रखिए इसको कांग्रेस योजना भी कहते हैं, जो कि हरिपुरा अधिवेशन के माध्यम से हुआ था। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, तो ध्यान रखिएगा 8 उद्योगपति, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें तो उसी साल 1944 में गांधी योजना आई। इसे गांधी योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारक और भारतीय श्रम संघ के अध्यक्ष एम.एन. राय द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1945 में अगर हम बात करें तो जन योजना आई, जिसे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। और उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 1900 जन योजना गई। उसके बाद 1947 में केसी नियोगी के द्वारा समिति गठित हुई। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 1946 में राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इनका पूरा नाम है क्षितिज चंद्र नियोगी। ध्यान रखिएगा केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था और उन्होंने भारत के आर्थिक नियोजन के लिए प्लानिंग कमीशन और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की सिफारिश करी। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए एक स्वतंत्र रूप से एक संस्था का गठन होना आवश्यक है, ताकि वो इसके संबंध में प्रारूप बना सके और उसे क्रियान्वित कर सके और उस पर संशोधन कर सके। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए प्लानिंग कमीशन और रिकमेंडेशन के लिए, अनुमति के लिए, अनुशंसा के लिए एनडीसी के गठन की सिफारिश करी। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ, 1946 में। उसके बाद 1950 में गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर 30 जनवरी 1950 को गांधी जी की पुण्यतिथि आती है। ध्यान रखिएगा हर साल 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर अहिंसावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए गांधीवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी थी। इसके अलावा उसी साल 1950 में श्रीलंका के कोलंबो में एशिया के 26 देशों ने मिलकर सामूहिक रूप पर देश के अपने देशों के आर्थिक कल्याण, उत्थान और विकास के लिए एकजुट हुए थे, इसलिए इसे कोलंबो समझौता भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए इन सबसे ये निष्कर्ष होता है कि पिछड़े व विकासशील देशों के पिछड़ेपन का एकमात्र जो समाधान है वो आर्थिक नियोजन है। और इस तरह से भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन ये शुरुआत सैद्धांतिक रूप से मानी जाती है, वैचारिक रूप से मानी जाती है, क्रियान्वित नहीं हो पाई। इसलिए भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 से मानी जाती है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया। अब आर्थिक नियोजन करना क्यों आवश्यक है, इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। देखिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखिए एक देश की भौगोलिक सीमा में स्थित देश के जो कुल लोगों की जो आय होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय गणना एनएनपी के आधार पर की जाती है। ये टॉपिक आप 12th में जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे तब वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जिस प्रकार व्यक्तिगत आय होती है उसी प्रकार राष्ट्र की आय होती है, जिसको राष्ट्र की संपूर्ण आय कहते हैं। इसे शॉर्ट में एनआई कहते हैं। साथ ही ये जीडीपी के बाद कैलकुलेट होती है, इसको एनएनपी के बेस पे एनएनआई को हम राष्ट्रीय मानते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले व्यक्तियों की कुल व्यक्तियों की आय से है, इसे प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जब देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उन लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ राष्ट्र की आय बढ़ेगी और इसी के आधार पर हम विकसित और विकासशील देशों में तुलना कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत आय बढ़ना आवश्यक है और इसी के आधार पर हम राष्ट्रीय बढ़ सकती है। दूसरा, आय की असमानता को कम करना। देखिए अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, यानी भारत में आय की विषमता बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को दूर करना, गरीबी और अमीरी को खत्म करना, ये एक अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आर्थिक नियोजन करना आवश्यक है, उनके उत्थान, कल्याण और विकास के लिए नियोजन करना आवश्यक है। ये भी एक अच्छा उद्देश्य है। इसके अलावा देश में व्याप्त जो गरीबी है, बेरोजगारी, उसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर देश के आर्थिक विकास में जो अवरुद्ध के जो रास्ते होते हैं उसमें गरीबी और एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी और इस तरह से बहुत सी तरह की बेरोजगारी उत्पन्न होगी। साथ ही गरीबी भी एक देश के कल्याण, आर्थिक उत्थान और विकास में एक बाधक के रूप में काम करती है। इसलिए गरीबी और बेरोजगारी को रोकना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता है, शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है और ये सब तभी संभव है जब भारत में आर्थिक नियोजन किया जाए। साधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग करना। देखिए हर देश जो है
वो प्राकृतिक रूप से संपन्न होता है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और भारत भी प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से संसाधनों से संपन्न देश है। लेकिन इन संसाधनों का सदुपयोग करना, विदोहन करना ये एक अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जितने भी उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उन साधनों को तरीके से प्रयोग करना, उनका इसके लिए नियोजन करना आवश्यक है। तभी देश में औद्योगिक विस्तार होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसलिए आर्थिक नियोजन में ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों का विकास हो रहा है, कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं, इसलिए ये तभी संभव है तब हम उन क्षेत्रों के आधार पर नियोजन करें और योजनाएं बनाएं, नीतियां निर्धारित करें। आर्थिक स्थिरता के साथ विकास दर भी बढ़ाना। देखिए कई बार क्या होता है कि देश उत्थान करने के लिए हम लक्षित दर तो रखते हैं और हम प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी स्थिति बिगड़ जाती है और हमारी लक्षित दर गिर जाती है, जीडीपी डाउन हो जाती है। इसलिए विकास करना है स्थिरता के साथ, और साथ ही जो भी लक्ष्य रखे उन्हें पूर्ण करना है, संशोधित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आर्थिक नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, क्योंकि जीवन स्तर के आधार पर ही हम बात कर सकते हैं कि व्यक्ति के क्रियाकलाप में, दैनिक जीवन में परिवर्तन आए। इसलिए जीवन स्तर ऊंचा करना अत्यंत आवश्यक, और ये तभी संभव है जब उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उसका शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, सामाजिक दृष्टिकोण बदलेगा। इन सब चीज़ों के लिए हमें आर्थिक नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही बच्चों अगला पॉइंट आता है बड़े पैमाने में उद्योगों की स्थापना करना। देखिए बड़े पैमाने में उद्योगों की स्थापना करेंगे तो इससे बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, और ऐसी दशा में प्रत्युत्पत्ति आय बढ़ेगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। इसलिए ये करना आवश्यक है। और लघु उद्योगों को संरक्षण करना भी आवश्यक है। देखिए बहुत से लोग लघु उद्योगों पर डिपेंडेंट है, खुद के स्वयं व्यापार पे आत्मनिर्भर है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ये इन उद्योगों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य। इसलिए हर देश को आर्थिक नियोजन करना आवश्यक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया में प्रत्येक देश आर्थिक नियोजन करता है, और इसके लिए वो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन नीतियों का निर्धारण समय समय पर करता रहता है। अब बच्चों आगे चलते हैं। देखिए राज्य की जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, जो राजा होता है, मुखिया होता है, उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वो देश का कल्याण करे, आर्थिक विकास करे, और इसके लिए वो समय समय पर योजनाएं बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। ध्यान रखिएगा, भारत आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन समाजवाद की देन है। इसे समाजवाद की देन क्यों कहते हैं, सोशलिज्म की देन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समाज के लोग समाज में रहकर समाज के उत्थान और कल्याण और विकास करने के लिए सामाजिक योजनाएं बनाते हैं, इसलिए इसे समाजवाद की देन कहते हैं। बात करें आर्थिक नियोजन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है, तो विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत करने वाला देश पूर्व सोवियत संघ रूस है। इसलिए रूस को आर्थिक नियोजन का जनक देश कहा जाता है। साथ ही ये विचार रखने वाला जो व्यक्ति था वो लेनिनवादी क्रांति की और रूस के डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव जोसेफ स्टालिन ने इसके बारे में रखा था। इसलिए आर्थिक नियोजन का जो प्रणेता कहा जाता है वो जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है। और विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन के रूप में, दीर्घकालीन योजना के रूप में 5 ईयर प्लान का मॉडल भी रूस ने ही पेश किया था। और भारत में जो 5 ईयर प्लान का जो मॉडल लिया गया है बच्चों, वो रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 1950 में पीएम की अध्यक्षता में अगर हम बात करें तो हमने योजना की स्थापना करी। इसलिए ध्यान रखिएगा भारत में 1950 से आर्थिक नियोजन माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमने योजना का जो क्रियान्वयन किया था, पहली योजना जो अप्लाई करी थी वो 1 अप्रैल 1951 से की थी। इसलिए बच्चों आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि भारत में विधिवत रूप से आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1951। लेकिन नियोजन की शुरुआत के लिए योजना का गठन कब हो गया, तो योजना का गठन जो हुआ था वो 1950 में हो चुका था। मार्च 1950 में योजना का गठन हो चुका था। इसलिए 1950 से 1990 तक का हम टाइम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा आर्थिक नियोजन अभी भी चल रहा है। वैसे आर्थिक नियोजन के रूप में हमने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी थी और भारत की कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही। 2017 यानी 31 मार्च 2017 को भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और हमने उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके देश में राष्ट्रीय विकास एजेंडा चलाया 15 वर्षीय। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों। इस तरह से आर्थिक नियोजन अभी भी चल रहा है और हर देश को चलाना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्थिक नियोजन तभी संभव है जब इसके लिए एक स्वतंत्र पृथक रूप से एक निकाय हो। और इसीलिए केसी नियोगी के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष थे, 1946 में उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि भारत में आर्थिक नियोजन तभी संभव है तब इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय हो। और इसीलिए 15 मार्च 1950 को योजना का गठन हुआ था। तो बच्चों अब बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। देखिए योजना आयोग को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीसी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी, इसकी सिफारिश किसने की थी, तो केसी नियोगी ने की थी। ध्यान रखिएगा। मैं बच्चों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, केसी नियोगी जो है वो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, फाइनेंस कमीशन का गठन होता है और वित्त आयोग राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का बंटवारा करता है, कर का निर्धारण करता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बच्चों हम बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक
15 वित्तायोग चलेगा। वित्तायोग का जो कार्यकाल होता है बच्चों वो 5 साल का होता है। और 15 वित्तायोग के अध्यक्ष NK सिंह है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका गठन सितंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ध्यान रखिएगा। तो अब तक कौन सा वित्तायोग चल रहा है? 15 वित्तायोग चल रहा है और 15 वित्तायोग गठित हो चुके हैं। ये भी एक बात है, ये एक प्रकार की सलाहकारी निकाय है, इसका काम है सलाह देना, एडवाइस देना। ध्यान रखिएगा, योजना का ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है और ना ही कोई एक्ट है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड इज ए नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। क्योंकि ना तो इसका संविधान में कोई उल्लेख है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहेंगे, और ना ही इसके लिए कोई पर्टिकुलर अधिनियम है, ना ही इसका कोई एक्ट है, विशेष अधिनियम द्वारा ये पारित नहीं है, इसलिए इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। तो कई बार बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि योजना एक कैसी संस्था है, तो योजना एक अखिल भारतीय संस्था है तथा ये गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय होती है। आगे बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस हिसाब से इसका पहला अध्यक्ष कौन हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा वर्तमान में योजना समाप्त हो चुका है, इसलिए इसका जो अंतिम अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी रहे। ध्यान रखिएगा, मैंने अंतिम क्यों कहा क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो चुका है 2014 में और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, तो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष रहे वो नरेंद्र मोदी रहे। बात करें एक अध्यक्ष के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान ये योजना के उपाध्यक्ष थे। उसके बाद करें अंतिम उपाध्यक्ष रहे मोटेंग सिंह आहलूवालिया, जो कि 10 वर्षों तक इस पद पर रहे। 2004 से लेकर 2014 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ये योजना के उपाध्यक्ष रहे और 2014 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद योजना का समापन हो गया। इस तरह से अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह आहलूवालिया रहे। इसके समापन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एनडीए का गठन हुआ मई 2014 में 16वीं लोकसभा के रूप में, और जब 16वीं लोकसभा का गठन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया और शपथ ग्रहण किया और उसके बाद उनका जो पहला स्वतंत्रता दिवस आया 15 अगस्त 2014 को, तब उन्होंने घोषणाएं करी जिसमें एक महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा थी कि बदलते भारत के लिए परिवर्तन करना आवश्यक है और उसी परिवर्तन में उन्होंने सबसे पहला परिवर्तन रखा योजना को समाप्त करना। मैं आपको बताना चाहूँगा 65 साल पुराने इस आयोग को समाप्त करने की उन्होंने घोषणा करी और उसके लिए बदलते भारत के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के रूप में उन्होंने नीति आयोग के गठन की सिफारिश करी, नीति आयोग की घोषणा करी। ध्यान रखिएगा, और इसका समापन 17 अगस्त 2014 को हो चुका। अब इसकी जगह जो नई संस्था का गठन हुआ है जिसका नाम है नीति आयोग, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली है और इसका जो काम था वो पंचवर्षीय योजना के लिए ड्राफ्टिंग करने का काम था, प्रारूप बनाने का काम था। तो इस तरह से बच्चों अपन ने क्या समझा, योजना आयोग के बारे में समझा। योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन कहते हैं, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। ये एक प्रकार की सलाहकारी निकाय होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रदेश किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं। अब इसकी जगह जो नई संस्था गठित हुई है उसका नाम है नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग को इंग्लिश में NITI बोलते हैं। देखिए, नीति आयोग को आप कभी ये मत समझना कि ये फुल फॉर्म है, नहीं, नीति की फुल फॉर्म भी है NITI की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ध्यान रखिएगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बदलते भारत के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य में एक परिवर्तन संस्था के रूप में नीति आयोग का गठन हुआ। किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई वो 7 जनवरी 2015 को हुई। साथ ही नीति आयोग की जो पहली बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई 8 फरवरी 2015 को। तो बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे, नरेंद्र मोदी, और प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद सिंह पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 31 अगस्त 2017 को इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजीव कुमार अध्यक्ष पर बने। बच्चों ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। साथ ही नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल सरकार को सलाह ही दे सकता है, इसलिए इसे भारत सरकार का थिंक टैंक या बौद्धिक समूह भी कहते हैं। साथ ही ये भी योजना की तरह गैर संवैधानिक है तथा गैर वैधानिक है। ना तो इसका संविधान में कोई उल्लेख है, ना कोई इसका कोई आर्टिकल है और ना इसका कोई पर्टिकुलर अधिनियम है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय
कहते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एनडीसी क्या होता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि योजना आयोग ड्राफ्टिंग का काम करता है और एनडीसी उसे रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा अनुमति देने का कार्य करता है। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई, जबकि उसकी 50वीं हो चुकी थी। इसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, ध्यान रखिएगा, और ये भी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है। ना तो इसका कोई संविधान में उल्लेख है और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर अधिनियम है। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है पंचवर्षीय योजना को अनुमति देना, उनका क्रियान्वयन करना। ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए योजनाएं का गठन करना और योजना और राज्य के बीच में जो संतुलन बनाना, समन्वय बनाना, ये काम करने के लिए एनडीसी का गठन हुआ। एनडीसी में प्रधानमंत्री, केंद्रीय सचिव, कैबिनेट मंत्री, सचिवालय के लोग और इसके अलावा राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसलिए इसे के संथानम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की सलाह दी थी, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। जबकि योजना आयोग में केवल प्रधानमंत्री और क्या नाम है, कैबिनेट मिनिस्टर और सचिव ही शामिल होते थे, जबकि इसमें राज्य की भी भागीदारी होती है, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी इसके हिस्से होते हैं। तो इसीलिए एनडीसी को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं योजना आयोजना परिषद। देखिए, योजना आयोजना परिषद की रिक्वायरमेंट पंचवर्षीय योजना के समय पड़ती है। जब भी किसी योजना बनाई जाती है तो उस योजना से रिलेटेड इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन विशेषज्ञों, समाजशास्त्री, उन अर्थशास्त्री, उन सब विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाता है, उनकी राय ली जाती है, उनके आधार पर नीति निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, निर्धारण करते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट योजना को देते हैं। इसलिए एक योजना आयोजना परिषद बनाई जाती है। तो इस तरह से पहले पार्ट में मैंने आपको आर्थिक नियोजन के बारे में बताया और संस्थाओं के बारे में बताया। धन्यवाद।